बेटा लास्ट क्लास के अंदर अपन ने सेल मॉडिफिकेशंस सेल एनवेलप मॉडिफिकेशंस तक की बात करी थी। आज अपन बात करेंगे फ्लैजिला की। ठीक है, तो देखो रीडिंग करें आगे। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल का मतलब मूवमेंट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती है ना। नॉन मोटाइल का मतलब नहीं कर सकती। इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल है तो उन पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बेटा फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला बैक्टीरिया की सेल से निकलने वाला एक बिल्कुल फाइबर जैसा या फिर मैं बोलूँ हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन से निकलती है और बैक्टीरिया के सरफेस के बाहर जाती है। इसी फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन ने फ्लैजिला को रिप्रेजेंट किया है। फ्लैजिला के अंदर तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। होता क्या है, जो फ्लैजिला है वो सेल मेम्ब्रेन तक धसा होता है। तो देखो हमने बैक्टीरिया की सेल रिप्रेजेंट करी, ये वाला पार्ट हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर एक स्पेस होती है जिसको अपन पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला है ये सेल मेम्ब्रेन तक धसा होता है और सेल मेम्ब्रेन से होता है वह सेल वॉल और फिर बाहर की तरफ निकलता है। तो तीन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी बिल्कुल अंदर तक धसी है, फिर हुक होता है और फिलामेंट। हुक का काम बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ना होता है। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो हमें बाहर की तरफ अपीयर होता है। तो अब अगर हम फ्लैजिला को देखेंगे तो हमें अपीयर तो होता दिखेगा ये कि ये सेल वॉल से बाहर निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये धसा कहाँ तक है? सेल मेम्ब्रेन तक धसा है। तीन बेसिक पार्ट्स हो गए, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। तीनों ही बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, अच्छा, अब याद रखना बेटा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। फ्लैजिलिन एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। देखो बेटा, प्रोटीन की दो कैटेगरीज होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही हमेशा मूवमेंट करा सकता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं करा सकता। ठीक है, तो फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है जो कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, फिर ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है ये मूव करता है जिससे सेल की मूवमेंट होती है। कैसे मूवमेंट होती है? तो 360 डिग्री रोटेशनल मूवमेंट होती है। जो फिलामेंट वाला पार्ट है ना, इस तरह से 360 डिग्री घूमता है। जैसे अगर हम एक रस्सी ले और रस्सी को ऊपर की तरफ घुमाएंगे ना हेलीकॉप्टर जैसे, उस तरह की ये मूवमेंट होती है। तो रोटेशनल मूवमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम फ्लैजिला की बात कर ही रहे हैं तो बेटा मैं आपको यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात भी करके बताता हूँ ना। ये तो अपन ने प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला या फिर बैक्टीरिया की बात करी। अगर मैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करूँ ना, तो वहाँ पर भी फ्लैजिला का काम सेल की मूवमेंट कराना ही होता है। लेकिन बेसिक सा फ़र्क है, वहाँ पर जो प्रोटीन है वो फ्लैजिलिन ना होकर के ट्यूबुलिन होता है। ट्यूबुलिन भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही है। ठीक है, दूसरा, यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर जो मूवमेंट होती है वो रोटेशनल ना होकर के वेवी या फिर अंड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है। वेवी मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट होती है। जैसे कभी देखना जिम के अंदर हम रस्सा चलाते हैं ना, तो उस तरह की मूवमेंट होती है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें अपन प्रोकैरियोटिक के साथ, तो अभी अपन ने बात करी यहाँ पर फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है और मूवमेंट रोटेशनल होती है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ें। तो देखो वही लिखा है। अब आगे देखो, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला, अच्छा जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है उसके अंदर नंबर और अरेंजमेंट की वेरिएशन देखने को मिलती है ना। कुछ बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो उसको अपन मोनोट्राइकस बोल सकते हैं। अगर कुछ के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं अलग अलग साइड पे, एम्फीट्राइकस। कुछ के अंदर एक तरफ बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, कुछ तरफ दोनों साइड में बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला का अरेंजमेंट अलग अलग होता है और इसी को हम बोलते हैं फ्लैजिलेशन। इसी को कहा जाता है फ्लैजिलेशन। अब आगे बात करें, द बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो मैंने आपको बताया, सबसे बेस में होती है बेसल बॉडी, सबसे बाहर की तरफ होता है फिलामेंट, दोनों को जोड़ता है हुक। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता है फिलामेंट। अब बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पाइलाई एंड फिम्ब्रिया आर ऑल्सो surface structures of the bacteria but do not play a role in motility। ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई। फ्लैजिला के अलावा पाइलाई और फिम्ब्री भी होते हैं बैक्टीरिया के पास, लेकिन उनका रोल मोटिलिटी में, मूवमेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पाइलाई है, फिम्ब्रिया है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के ना बन के नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। हमने बात करी थी मूवमेंट करानी है तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होना जरूरी है, इस पे नहीं है।
अब देखो, द पाइलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं बेटा? स्पेशल प्रोटीन्स में मैं नाम लिख दूं यहाँ पर, पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन जो कि है पाइलिन प्रोटीन। द फिम्ब्रिया आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, है ना। फिम्ब्रिया छोटे छोटे ब्रिसल्स, ब्रिसल्स मतलब होते हैं जैसे अपन ब्रश करते हैं तो जो टूथ ब्रश के जो दांत होते हैं ना, उनको ब्रिसल बोलते हैं, तो उसी तरह ब्रिसल के फॉर्म में फिम्ब्रिया होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर आल्सो नोन टू हेल्प अटैच बैक्टीरिया टू द रॉक्स, टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। तो फिलामेंट के तो फ्लैजिला के अलावा एक होता है पाइलाई, एक होता है फिम्ब्रिया। जो पाइलाई होता है वो ट्यूबुलर होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, फिम्ब्रिया थोड़े शॉर्ट होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया आपके लिए। ये सबसे बड़ा तो होता है फ्लैजिला, जो मूवमेंट कराता है। फिर इसके बाद में आते हैं पाइलाई और फिम्ब्रिया। ये हो गया पाइलाई। अच्छा, ये जो पाइलाई है ना, इसी को मैं लॉन्गर पाइलाई भी बोल सकता हूँ, इसी को मैं लॉन्गर पाइलाई भी बोल सकता हूँ। और इसी का जो छोटा फॉर्म है उसको अपन शॉर्टर पाइलाई, या फिर एनसीईआरटी इसी को लिख रही है फिम्ब्रिये। तो ये जो फिम्ब्रिये है वो और कुछ नहीं है, शॉर्टर पाइलाई है। ठीक है। अभी जो लॉन्गर पाइलाई है, ये इसका काम होता है मेनली कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, है ना। और फिम्ब्रिये या फिर शॉर्टर पाइलाई का काम होता है अटैचमेंट करवाना। कैसे अटैचमेंट कराना? देखो, रॉक्स के अंदर अगर पानी के बहाव के अंदर बैक्टीरिया बह रहा है तो रॉक्स की सरफेस से अटैच कराने का काम ये शॉर्टर पाइलाई करते हैं। ठीक है। और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का काम लॉन्गर पाइलाई करता है। अब कैसे बनाता है ये समझते हैं। देखो, ये मैंने आपके सामने एक बैक्टीरिया बनाया बेटा, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास एक मेन डीएनए, इसके साथ साथ एक एडिशनल डीएनए, एडिशनल डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। इसके पास मैं बोल रहा हूँ एफ प्लाज्मिड है बेटा। एफ प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है। ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास वो जीन है जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकती है। अब होगा क्या, होगा ये कि क्योंकि इसके पास एफ प्लाज्मिड है, एफ जीन है, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया को अपन मेल बोल देते हैं, मेल एफ प्लस या फिर डोनर। ठीक है। एफ प्लस क्योंकि इसके पास एफ प्लाज्मिड है, और अभी मेल और डोनर की बोल रहे हैं, समझाता हूँ। ठीक है। तो ये एफ प्लाज्मिड इसके पास। अब एफ प्लाज्मिड के पास वो जीन है जो कोड करती है लॉन्गर पाइलाई के लिए। तो ये जो लॉन्गर पाइलाई है ना, अब ये देखो ये लॉन्गर पाइलाई हो गया। और ये दूसरा बैक्टीरिया मैंने बना दिया जिसके पास मेन डीएनए तो है लेकिन शॉर्टर लेकिन एफ प्लाज्मिड नहीं है। क्योंकि इस पर एफ प्लाज्मिड नहीं है तो इसको मैं बोल देता हूँ फीमेल एफ नेगेटिव या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अब देखो होता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जब जीन एक्सचेंज कराना होता है, मतलब एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डालना होता है, तो कई तरीके होते हैं। ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी बात अपन नहीं करेंगे, अपन को बात करनी है कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन होती है कैसे? देखो, ये जो एफ प्लाज्मिड है ना, इस एफ प्लाज्मिड के पास वो जीन है जो लॉन्गर पाइलाई, लॉन्गर पाइलाई से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। हुआ क्या, ये जो लॉन्गर पाइलाई है ना, यही आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया और ये एफ नेगेटिव वाले बैक्टीरिया के साथ जाकर के जुड़ गया। अब इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन गया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब एक्चुअली में है क्या, लॉन्गर पाइलाई है, वही तो आगे एक्सटेंड हुआ है, समझ रहे हो। तो लॉन्गर पाइलाई का काम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना। अब क्या होगा, अब इस एफ प्लाज्मिड की कॉपी बनाई जाती है, एक और एफ प्लाज्मिड बनाया जाता है। एक ऑलरेडी था, एक अपन ने बना लिया। अभी दूसरा जो कॉपी है वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आ जाता है, और अल्टीमेटली फिर ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाता है, रेसिपिएंट डोनर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पास नया डीएनए आ गया, इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। समझ गए। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि बैक्टीरिया में वैसे तो ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन होता है, नए कैरेक्टर आते हैं, और यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन होता है, नए कैरेक्टर आते हैं। और रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ, इस कॉन्जुगेशन की वजह से हुआ। जैसे हमने कॉन्जुगेशन कराया, तो बताओ एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर नया नया जीन आया नहीं आया, मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ दैट मीन्स सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ हुआ, ट्रू नहीं हुआ। तो याद रखना, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी बैक्टीरिया में हो ही नहीं सकता। ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखा जाता है प्रोटिस्टा के अंदर, है ना। चलो, तो अब आगे बात करते हैं अपन। तो ये हो गया बैक्टीरिया वाला पार्ट पूरा।
अब राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज की बात करें। इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं समझाता हूँ, देखो इसको मिटाना पड़ेगा अपन को एक बार, चलो यहीं बना देते हैं। अगर मैं ये बैक्टीरिया की सेल बनाऊं तो ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो इनर सरफेस होती है ना, वहां पर इस तरह से राइबोसोम्स अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। ठीक है, लगभग साइज होती है 15 by 20 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट के, क्योंकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो 70s राइबोसोम है। 70s की दो सब यूनिट होती है 50s और 30s। ठीक है, विच वैन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। दोनों जुड़ करके दोनों सब यूनिट 70s राइबोसोम बनाती है। देखो हमेशा याद रखना, दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक होते हैं 80s, दूसरे होते हैं 70s। 80s की दो सब यूनिट होती हैं 60 और 40, और 70s की होती हैं 50 और 30। इन सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए हमेशा कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, बायोवेलेंट कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। और सॉरी कैल्शियम नहीं, गलती से लिख दिया मैंने, मैग्नीशियम लिखना था। बायोवेलेंट मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसका भी एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन चाहिए, 0.002 मोलर कंसेंट्रेशन पे दोनों जुड़ जाती हैं और राइबोसोम बन जाता है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल राइबोसोम पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेवरल राइबोसोम्स अटैच ऑन ए सिंगल एमआरएनए। इस तरह से वो एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, और ऐसे एमआरएनए को बोल देते हैं अपन पॉलीराइबोसोम। इसको अपन बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। पॉलीसोम, द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट इनटू एमआरएनए, ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। अभी अल्टीमेटली यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स की बात हो गई। ठीक, तो हमेशा याद रखना जो राइबोसोम्स होते हैं ना बेटा, राइबोसोम्स के दो तरह के राइबोसोम्स हैं, 80 और 70। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ 70 मिलते हैं, यूकैरियोट्स में 80 के साथ साथ 70 भी मिलते हैं। ठीक है, दो सब यूनिट्स होती हैं, 80s की 60 और 40, 70s की 50 और 30। दोनों को जोड़ने के लिए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन मैग्नीशियम आयन कीजिए 0.002 मोलर कंसेंट्रेशन। राइबोसोम पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, राइबोसोम एमआरएनए पर जाकर एसोसिएट हो जाते हैं, और बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए पर जुड़ करके बना देते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ठीक है, राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरआरएनए होता है, और इसके अंदर दूसरा प्रोटीन होता है। तो दो ही तो चीज़ों से मिलकर बना है, आरआरएनए और प्रोटीन। ठीक है, अब इंक्लूजन बॉडीज की बात करें। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल याद रखना, इंक्लूजन बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो मेम्ब्रेन लेस होती हैं। ठीक है, इन पे मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन इनका बेसिक फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, किसी ना किसी रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना। तो इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, जैसे मैंने कहा मेम्ब्रेन लेस होती है, एंड लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रेन्यूल नाम समझ में आ रहा है, फॉस्फोरस को स्टोरेज करेगा। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल कहाँ मिलता है? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल मिलता है आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, साइनोफाइसियन स्टार्च को स्टोर करते हैं। ठीक है, हम अगर बात करें ये मिलते हैं बीजीए के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। इसका काम क्या होता है, इसको मैं बोलूँ साइनोबैक्टीरिया मिलता है, और इन साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल में क्या स्टोर होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च। बेटा ये साइनोफाइसियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन से। स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे ध्यान में आ रही है, मैं साथ के साथ में आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं। गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो गैस वैक्यूल है ना, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनका रोल स्टोरेज में नहीं है बेटा, गैस वैक्यूल का रोल मेनली है बायोन्सी देने में। ये किस में मिलते हैं गैस वैक्यूल्स? कुछ कुछ यू बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ यू बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर इनका काम होता है बायोन्सी प्रोवाइड करना, पानी के अंदर तैराने में हेल्प करना। और गैस वैक्यूल का काम होता है बायोन्सी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ तक राइबोसोम तक। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। और आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना हो वो आप वीडियो के एंड में मतलब कि कमेंट बॉक्स में सॉरी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर समझना है, पढ़ना है, किस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर वो चैप्टर इन डेप्थ पढ़ना है। एनसीईआरटी वाली ये सीरीज तो अपन चलाते रहेंगे, इससे क्या है आपका
एनसीईआरटी तैयार होता जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं साथ में बताता चला जाऊंगा।